So guys, welcome to my YouTube channel. This is me, Aniket Gupta. So I'm coming back with another video lecture on BSc semester 6. So in this video lecture, we will discuss about a very interesting topic, that is somatic embryogenesis, and I have taken this topic from unit 4, that is plant tissue culture. So let's get started without wasting time. And I may tell you, this topic will completed with two parts. तो इस वीडियो में हम we will talk about definition and types of somatic embryogenesis, and then in next video lecture we will discuss the protocols and the factors affecting somatic embryogenesis. So वीडियो के अंत तक बने रहना और आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी, राइट? सो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं. एंड सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस एज अ नेम इंडिकेट्स द सोमैटिक आपको पता है, सोमैटिक जो होता है वो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है सोमैटिक, ठीक है. और एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होए ना, ठीक है. As we know that in case of plants, the embryogenesis or formation of embryo is taken place after the fertilization process, right? When the sperm and ovum gets fused and they form ovary, and then ovary के अंदर seeds होते हैं और उस seed में क्या होता है, embryo होता है, right? But this is a special kind of technique which comes under plant tissue culture, and in this technique we raise some embryos. We raise embryos from the somatic cells of the plant, right? So this is the introduction, right? तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा. इट इज़ एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, राइट? आर्टिफिशियली किया जाता है लैब्स में, एंड इन विच अ प्लांट और एम्ब्रियो, प्लांट को या फिर एम्ब्रियो को बनाना एक सिंगल प्लांट सेल से. एज वी नो दैट प्लांट सेल हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, दैट वी कॉल इट टोटिपोटेंसी, right? That each cell has the ability or capacity to convert into a whole organism, right? सो उसी को देखते हुए जो सोमैटिक सेल्स होते हैं प्लांट के, उनको लिया जाता है, एंड देन उस प्लांट के उस सोमैटिक सेल से, उस प्लांट का जो सोमैटिक सेल होता है, और सोमैटिक सेल आपको पता है किसी भी लीफ का ले लिया, किसी भी स्टेम से ले लिया, किसी रूट का सेल ले लिया, राइट? तो उनको सोमैटिक बोलते हैं, राइट? तो उन सेल्स को लेकर हम एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन करते हैं, एम्ब्रियोज को बनाते हैं. एंड नो एंडोस्पर्म और सीड कोट फॉर्म अराउंड अ सोमैटिक एम्ब्रियो. जो भी सोमैटिक एम्ब्रियो होता है उसके अराउंड किसी भी तरह की सीड कोट, किसी भी तरह का एंडोस्पर्म नहीं बनता. यूजुअली हम इन एंडोस्पर्म और सीड कोट को देखते हैं जब सीड बनता है. सीड के ऊपर एक प्रॉपर सीड कोट होती है. सीड इज़ हैविंग सम अमाउंट ऑफ stored products, that is endosperm. In case of monocots, in case of dicot there are cotyledons. तो एंडोस्पर्म बनता है. सो यहाँ पर एंडोस्पर्म टिश्यू या सीड कोट जैसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पर सोमैटिक सेल से एम्ब्रियोज बना रहे हैं, ठीक है. और अगर हम नेचर का जो पाथवे देखें कि जब मेल से हमारा जो पोलन ग्रेन आता है, एंड देन उसके बाद ओव्यूल जो है वो उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके बाद जो सीड सेट होता है, उस सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और उसके अराउंड एंडोस्पर्म होता है, सीड कोट होते हैं, टेस्टा जिसको बोलते हैं, तो वो होता है. बट इन दिस केस इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं. एंड द एम्ब्रियोज विच आर फॉर्म्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आर कॉल्ड एम्ब्रियोइड्स. इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोइड्स, राइट? उनको हम ट्रू नहीं एम्ब्रियोइड्स बोल देते हैं, क्योंकि जब एम्ब्रियो बनता है उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, ग्लोबोस, देन हार्ट शेप, उसके बाद टॉर्पेडो शेप. तो इसमें प्रॉपर वैसी हमें देखने को नहीं मिलते हैं कोई भी स्टेज से जो आगे फर्दर प्लांट डेवलप हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियोइड्स. नाउ हु वाज द फर्स्ट पर्सन who observed this kind of
टेक्निक इन प्लांट, एंड दैट वाज जे रेनहर्ट ने किया था। और 1958 से 1959 में इन्होंने काम किया था। और ही रिपोर्टेड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इन विट्रो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन डॉकस करोटा, दैट इज़ कैरेट। ठीक है, डॉकस करोटा में इन्होंने पहला जो है टिश्यू कल्चर करके उन्होंने सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स बनाए थे, राइट। नाउ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हैज़ बीन डिस्क्राइब टू अकर इन 2 वेज, 2 वेज से हो सकती है, एक डायरेक्ट वे और एक इनडायरेक्ट वे, राइट। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। Now, in this case, when the somatic embryos develop directly from the explant. Now, what is the explant? Explant is a material, ठीक है, वो मटेरियल जो हम लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। अब वो कोई कुछ भी हो सकता है, लीफ का सेल हो सकता है, ठीक है, आप कहीं मेरिस्टेमेटिक सेल्स ले सकते हो, स्टेम का कोई सेल ले लिया या रूट का कोई सेल लिया, दैट वाज एक्सप्लांट, राइट, एक्साइज्ड प्लांट विदाउट अंडरगोइंग कैलस फॉर्मेशन। यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन नहीं होती ना। वो कैलस क्या होता है? कैलस इज़ एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स और टिश्यूज़। जब आप टिश्यू कल्चर करते हो, टिश्यू कल्चर के टाइम पे आप सबसे पहले जिस सेल से कोई भी प्लांट बनाना है, आप उस सेल को, आई विल शो हेयर, आपने प्लांट का सेल ले लिया, इस प्लांट के सेल को आपने इस प्लांट के सेल से एक नया प्लांट बनाना है। देन आप इसको क्या करोगे, इस प्लांट सेल को लोगे और कहाँ पर रख दोगे? मीडिया में। मीडिया कल्चर आप ले लेते हो, ठीक है, MS मीडिया ले लेते हो, कॉमनली यूज्ड मीडिया इन टिश्यू कल्चर। तो MS मीडिया में आप उसको रखते हो। तो जब आप मीडिया में रखते हो, तो मीडिया में आपने कुछ ग्रोथ हार्मोन्स देते हो, राइट, तो उसमें उसकी वजह से सेल्स डिवाइड करते हैं। सेल जब डिवाइड करते हैं तो कुछ ऐसे अनडिफ्रेंशिएटेड मास सा बना देते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर पता नहीं है कि अभी प्रॉपर ऑर्गन्स यहाँ नहीं बने, अब सिर्फ एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास है सेल्स का, ठीक है, उसको बोलते हैं कैलस, राइट। बट यहाँ पर क्या है, कैलस फॉर्मेशन नहीं होती। कैलस की जो फॉर्मेशन नहीं होगी उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड दिस इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल्स। प्री एम्ब्रियोनिक डिटरमाइंड सेल, पहले से ही कुछ ऐसे सेल्स होंगे, दे आर डिटरमाइंड कि उन्होंने क्या बनाना है। तो वो सेल जैसे ही मीडिया पे आएंगे और वो अपने जो भी पार्ट्स उन्होंने बनाने होंगे वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, कैलस नहीं बनेगा, ठीक है। एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज़ अवॉइडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा सोमा क्लोनल वेरिएशंस का। तो जब हम डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं तो वहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है कि सोमा क्लोनल वेरिएशंस आएंगी, कुछ वेरिएशंस आती हैं, वो नहीं आती, वो अवॉइड करता है, क्योंकि यहाँ पर कैलस नहीं बनता है, पहले से ही प्री डिटरमिन्ड एम्ब्रियोनिक सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वो डायरेक्टली प्लांट को बना देते हैं, राइट। तो दिस इज डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड देन we will talk about indirect somatic embryogenesis. So in this case the cells that are taken from explant are made to proliferate का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स तो what they will form callus, undifferentiated mass of cells, and from that callus we prepare some suspension cultures। हम उन कैलस से थोड़े अमाउंट के कैलस लेते हैं और फिर उनको टेस्ट ट्यूब्स में सस्पेंशन कल्चर करते हैं, और उन सस्पेंशन कल्चर्स में उनको रेज़ किया जाता है, रेजिंग की जाती है उनकी, ठीक है। नाउ सर्टन सेल्स रेफर टू एज इंड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक डिटरमिन्ड सेल्स। उस सेल सस्पेंशन से जो आपने सस्पेंशन जो टेस्ट ट्यूब में लिया है, कैलस के कुछ सेल्स को आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, मीडिया में रखा, उसको बोला सस्पेंशन कल्चर। उस सस्पेंशन के अंदर कुछ सेल्स थे, दे आर इंड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक डिटरमिन्ड सेल्स, वो इंड्यूस्ड हो गए, राइट। एंड फिर वो क्या बना देते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज बना देते हैं।
right? Now embryogenesis is made possible only when you put some growth hormones, growth regulators in that culture media in appropriate concentration, so embryogenesis is possible, right? And some environmental conditions are very important. ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़रूरी होती हैं। आप जिस लैब में काम कर रहे होते हो, एसेप्टिक कंडीशंस होनी चाहिए। एसेप्टिक मीन्स वहाँ पर किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया, पैथोजन, फॉरेन मटेरियल कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर स्टरलाइज्ड आपकी कंडीशंस हो, स्टरलाइज्ड आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, टेस्ट ट्यूब कर रहे हो, पेट्री प्लेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए। नाउ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस आइदर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कोई भी है, दैट इज़ कैरिड on a wide range of media, MS media, which is white in color, and some amino acids also added, L-glutamine, which promotes the embryogenesis, and the presence of auxins such as 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, right, और विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एम्ब्रियो इनिशिएशन, है ना। ऑक्सिन्स तो आपको पता है ग्रोथ हार्मोन्स में आइए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन अ लो और नो ऑक्सीजन मीडियम, तो एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स डेवलप इनटू मैच्योर एम्ब्रियो। क्लम्प्स जो है ना, वो एम्ब्रियोनिक क्लम्प्स, जो क्लम्प्स बने होंगे, सेल्स बने होंगे, वो एक मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगे। प्रॉपर उनमें एक तरीके से इलोंगेशन नहीं होगी, ऑक्सिन्स नहीं होंगे वहाँ पर, राइट। Now, indirect somatic embryogenesis is commercially very attractive since a large number of embryo can be generated in a small volume of culture medium। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इनडायरेक्ट इसलिए कमर्शियली अट्रैक्टिव है क्योंकि इससे हमें ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। वो कैसे होते हैं, जब कैलस बनता है, कैलस जब बनता है उसमें हमें बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं। फिर आप उतने सारे सेल्स को थोड़ा थोड़े अमाउंट में आप कल्चर्स करो, सस्पेंशन कल्चर बनाओ, तो आपके पास बहुत सारे अमाउंट में जो है प्लांट्स बनेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो वहाँ पे कैलस नहीं बनता है, तो वहाँ पे कैलस नहीं बनेगा तो आपको, आपने जितने सेल्स लिए होंगे वो उतने ही आगे एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएंगे। बट जब कैलस बनेगा इन केस ऑफ इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो वहाँ पे आपको अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, एम्ब्रियोइड्स का जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो द सोमैटिक एम्ब्रियो सो फॉर्म आर सिंक्रोनस एंड विद गुड रीजनरेशन कैपेबिलिटी, अच्छी उनकी रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होगी क्योंकि कैलस वहाँ पे बना होता है, राइट। सो हम यहाँ पे एंड करते हैं इसको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो जो है समझ आई हो, अगर आपको टॉपिक समझ आया हो, तो आप लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि हर एक जो स्टूडेंट है उसको फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।